जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्रोनाउन डिस्कस कर रहे थे जिसमें 3-4 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने पजेसिव प्रोनाउन देख लिया है, हमने रिफ्लेक्सिव देख लिया है, एम्फेटिक देख लिया है, उसके अलावा हमने रिफ्लेक्सिव भी देख लिया है। तो ये 4-5 टाइप्स हैं जो हमने देख लिए हैं। अब बारी आती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने की, तो चलिए मिलकर डिस्कस करते हैं। अब जैसे इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि डेमोन्स्ट्रेट करने के काम ये आता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि इतने सारे प्रोनाउंस हमने पढ़ के रखे हैं, है ना। जो बेसिक काम है प्रोनाउन का वो सारे प्रोनाउन करेंगे, है ना। क्या काम है कि नाउन को सब्स्टिट्यूट करना, नाउन की जगह पर आना, ठीक है, ताकि नाउन को रिपीटेशन से बचाया जा सके। उसके साथ हमारा नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम हमारा नाउन करता है, सेम काम हमारा प्रोनाउन भी करेगा, है ना। लेकिन जो इतने सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इनका खुद का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी एक होगा, इनकी खुद की एक क्वालिटी होगी, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करने के काम करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दिस दैट दीज दोज, है ना। अब इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि मैम ये तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ना। यस, आई अग्री, है ना, सेम वर्ड्स हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम ही रहेगा, है ना। सेंटेंस के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। कि आपका एक वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में उसका क्या यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर वो एडजेक्टिव है तो काम क्या करेगा, नाउन को क्वालिफाई करने का, और अगर वो प्रोनाउन है तो काम क्या करेगा, नाउन को सब्स्टिट्यूट करने का, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी सेम होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी सेम होते हैं, है ना। ये बात हम, क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो ये बात माइंड में आएगी कि मैम ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़े थे। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम फिक्स नहीं रहता है ना। फिर से रिपीट करूंगी कि किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं रहता है। सेंटेंस बाय सेंटेंस डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में काम आखिर कर क्या रहा है ना। अगर वो सेंटेंस में किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा होगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव, है ना। और अगर वो नाउन को सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रोनाउन। तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो वर्ड है वो आखिर क्या काम कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके बेसिस पे हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो भी दिस दैट दीज दोज यही होते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि चलो मैम आपने तो बोल दिया कि ऐसा नहीं होता, सेंटेंस में पता चलता है, लेकिन कैसे आइडिया लगेगा, थोड़ा क्लियरली बता दो, है ना। तो एग्जाम्पल के हल से देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये देखो, दिस इज माई पेन, इस सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। दिस इज माई पेन, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सो इस क्या हो गई हमारी, इस हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, ठीक है। सो लिंकिंग वर्ब, इस लिंकिंग वर्ब क्यों है, सिंपल सी बात है, मेन वर्ब बनने का काम कर रही है। जो हमारी वी की वर्ब फॉर्म्स हैं वो क्या काम करती हैं, जब वो सेंटेंस में अकेले आती हैं तो वो लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती हैं, ठीक है। सो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। इस यहाँ पे और कोई वर्ब हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये होगी हमारी लिंकिंग वर्ब, ओके। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब का काम ही ये होता है, क्या काम होता है लिंकिंग वर्ब का, कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना, ये काम होता है हमारी लिंकिंग वर्ब का। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। माय क्या है, माय है आपका एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब जिसकी ये पहली क्लास होगी उसको ये लगेगा अरे ये होता क्या है, ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या है लिंकिंग वर्ब, है ना। इसको लेके कोई भी आइडिया नहीं होगा ना। सो मेरा हमेशा से ये बोलना है कि आप पहली क्लास से देखें, है ना। आप ये 20 से आ जाएंगे और ये आपकी पहली क्लास होगी, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं समझ आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। लेकिन आप चाहते हो कि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं तो आप पहली क्लास से देखें, है ना। क्योंकि ये सब डिस्कस कराया मैंने बहुत अच्छे से बताया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने ये बहुत अच्छे से बताया लिंकिंग वर्ब क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं ना। तो ये सब एकदम सिक्वेंशियली चल रहा है। अगर आप लोग वाकई सीखना चाहते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हों तो आप पहली क्लास से देखें, पहली क्लास से एकदम पूरे लेक्चर्स अटेंड करेंगे ना, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। दिस क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, एक चीज़ जो हमने डिस्कस करके रखी है कि आपका
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? हमारे नाउन और प्रोनाउन करते हैं। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? हमारे नाउन और प्रोनाउन करते हैं। अब यहाँ पे दिस क्या कर रहा है? इसका सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। दिस क्या कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन ही करते हैं। तो जब ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये आपका प्रोनाउन होगा, क्योंकि जैसे कंफ्यूजन था ना आपको कि ठीक है मैम आपने तो बोल दिया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेम वर्ड्स ही होते हैं, दिस दैट दीज दोज, है ना, यही होते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे देखो आप, ये जो दिस है ये इसका क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? प्रोनाउन करते हैं। तो इससे बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है। और कौन सा प्रोनाउन है? ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, सो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है। तो हमें ये सेंटेंस से क्लियर हो गया कि ये यहाँ पे प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है। क्या ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे नहीं। अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता ये, तो फिर क्या बन जाता है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम तो हमारे नाउन और प्रोनाउन ही करते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि ये क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, एक और सेंटेंस लेती हूँ, ये वाला सेंटेंस लो, आई वॉन्ट दिस पेन। ठीक है, तो वर्ब क्या हो गई आपकी? वर्ब हो गई आपकी वॉन्ट। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, है ना। फिर आई वॉन्ट वॉट, है ना। तो जब हम अपने वर्ब को वॉट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, जब हम अपने वर्ब को वॉट और हुम से क्वेश्चन करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? रिप्लाई में हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो हमने वॉन्ट को क्वेश्चन किया किससे? वॉट या हुम से। तो वॉट से क्वेश्चन करने पे हमें आंसर मिल गया कि आई वॉन्ट वॉट, तो आंसर मिल गया पेन। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन है। अब यहाँ पे देखो ये दिस क्या कर रहा है? ठीक है, ये जो दिस है वो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, आई वॉन्ट दिस पेन। ठीक है, तो ये नाउन के साथ आया है। और नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स, है ना, नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन सा एडजेक्टिव है भैया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सॉरी, तो आपको सेंटेंस देख के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है ना। नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने का काम तो हमारे एडजेक्टिव्स ही करते हैं, है ना। अगर ये यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता, है ना, अगर ये यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता और साथ में कोई नाउन उसके नहीं होती, तो सिंपल सी बात है, तो क्या होता है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। ठीक है, सो हमने ये दो एग्जांपल से समझ लिया है कि मैम दोनों सेम होते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस में आ रहा है, कब हमारे सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा। तो आपको क्या करना है? सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, और ये सेंटेंस ब्रेक डाउन करने वाला काम आप वहाँ पे आपके एग्जाम में नहीं करोगे, है ना, एग्जाम में नहीं करोगे। वो तो अभी अपन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। वहाँ पे तो आपको सिंपल सी बात है कि जो भी एरर है उसको फाइंड आउट करके और उसका आंसर लिखना है। ये तो हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दिस इज माय पेन। तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि दिस यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इसके साथ कोई भी नाउन नहीं दिख रही जिसको ये क्वालिफाई करे, ये अकेला है और ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट बनने का काम करेगा तो क्या है भैया? सब्जेक्ट बनने का काम तो हमारे प्रोनाउन ही करते हैं और नाउन ही करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। तो कौन सा प्रोनाउन हो गया? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। और दूसरे अगर मैं इसकी बात करूं, दूसरे सेंटेंस की बात करूं, तो इस सेंटेंस में आप देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो ये मिल गया। क्या ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है? नहीं, सब्जेक्ट तो इसको मिल गया है। ठीक है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है ना।
तो सेंटेंस में मैं बोलूंगी तो जो हमारा दिस है क्या वो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमें मिल गया, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है? नहीं, सब्जेक्ट तो मिल गया। फिर ये काम क्या कर रहा है? वो इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। वो नाउन को क्वालिफाई करने का काम क्या किया करते हैं? हमारे एडजेक्टिव किया करते हैं। तो कौन सा है भैया? दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जब ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो क्या कहलाते हैं? ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे तो क्या कहलाएंगे? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। जैसे मैं बोलूँ this car, this girl, this boy, है ना। अब ये तीनों में देखो, दिस यहाँ पे क्या कर रहा है? ये यहाँ पे इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। इन नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। और नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करते हैं? एडजेक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। कैसे पता चला? नाउन दी हुई है मैडम और नाउन के साथ आया है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। और दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो किसका काम कर रहा है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन मैं बोलूँ अब इसमें देखो, ये दीज हो गया, ये भी दीज हो गया। इन दोनों केसेस में ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? देखो, ये क्या हो गया आपका? वांट हो गया है आपका वर्ब, है ना। ये हो गया, ये आपका सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? प्रोनाउन, है ना। और प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन है ना। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं लिखना, पर्सनल प्रोनाउन है ये। क्या है? जिसको नहीं पता पर्सनल प्रोनाउन, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, देख लेना, ठीक है। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये दीज क्या है? ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, इस वर्ब को सब्जेक्ट तो मिल गया, इस वर्ब को सब्जेक्ट तो मिल गया। वांट से क्वेश्चन करो, आई वांट व्हाट, व्हाट का आंसर मिल गया दीज, है ना। तो जब भी हम वर्ब को व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, जब भी हम वर्ब को व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर क्या मिल जाता है? ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये क्या बन गया हमारा? ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? हमारे प्रोनाउंस करते हैं या नाउन्स करते हैं। ये क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे पता चला मैम ये प्रोनाउन ही है? क्या आपको इसके साथ कोई नाउन दिखाई दे रही है? नहीं, ठीक है। कोई नाउन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। क्या काम कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? ऑब्जेक्ट बनने का काम हमारे नाउन या प्रोनाउन करते हैं। और ये क्या है? प्रोनाउन, है ना। तो हमें जस्टिफाई हो गया है कि क्या है? ये प्रोनाउन है। इसके साथ हमें कोई भी नाउन नहीं दिखाई दे रही है। अगर ये एडजेक्टिव होता तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता, और यहाँ पे मुझे कोई भी नाउन नहीं दिख रही है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखो, ये हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब, है ना। बी की वर्ब फॉर्म आपकी क्या करती हैं? जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो उनको क्या बोला जाता है? लिंकिंग वर्ब बोला जाता है, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब के केस में क्या होता है? जिसकी बात चल रही है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है ना। जनरली हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन। पर यहाँ पे तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, तो फिर सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? तो सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जिसके बारे में बात चल रही है। तो किसकी बात चल रही है? इनकी बात चल रही है, तो ये क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। इनकी बात चल रही है ना, जिसकी बात चल रही है वो हो गया सब्जेक्ट, है ना। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब का काम है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? तो नाउन। ये क्या है? माय आपका, माय है आपका पजेसिव एडजेक्टिव।
क्या होता है भैया पजेसिव एडजेक्टिव, सिंपल सी बात है कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है मैम, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई कराना ना, एडजेक्टिव का काम क्या होता है नाउन को क्वालिफाई कराना, पर वो एडजेक्टिव जो नाउन को क्वालिफाई करने के साथ साथ पोजेशन भी बना दे, उस नाउन पे अपना पोजेशन भी बना दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो दीज यहाँ पे ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, और है क्या ये है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे पता चला मैम ये प्रोनाउन है, तो आप यहाँ पे देखो क्या इसके साथ कोई भी नाउन है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, नहीं है, ठीक है। क्या काम कर रहा है ये सब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का काम हमारे प्रोनाउन करते हैं और नाउन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो इस तरीके से सेंटेंस में देख के आपको पता चल जाएगा कि कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का केस है, कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का केस है, ठीक है। इस तरीके से बहुत आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें टेंशन नहीं लेनी है, ये 2-4 एग्जाम्पल मैंने डिस्कस करा दिए बस इसीलिए कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये वाली बात हो सकता तो मैं ऐसा भी कर सकती थी कि उठा के डायरेक्ट सेंटेंस उठाती और आपको सॉल्व करा देती, पर मेरा ये मानना है कि एक बार कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये है कि आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, आप बहुत अच्छे से क्लियर हो इस चीज़ को लेके कि कैसे क्या करना है, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने को आप समय दीजिए, है ना। एक ही बार सीखना है, लैंग्वेज को एक बार ढंग से सीख लेना चाहिए, एक बार टाइम दो, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर करो, फिर लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। नहीं तो वो वाला खेल है, टेम्पररी यहाँ से भी पढ़ लिया, टेम्पररी वहाँ से भी पढ़ लिया, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हुई है ना। तो क्लियरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब कॉन्सेप्ट आपस में से रिलेट करते हैं ना, तो आपको लगता है हाँ यार ऐसा होता है, इस तरीके से, है ना। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है, द वेदर ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन मुंबई, है ना, कि जो वेदर है किस कहाँ का, बेंगलोर का, वो कहाँ से, मुंबई से बेटर है ना। अब ऐसे आप देखोगे ना इस क्वेश्चन को, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देगी, पर इसमें दिक्कत है ना। जैसे मैं बोलूँ कि भैया जो मेरी हाइट है ना वो इस पेन के वेट से बड़ी है ना मैं बोल रही हूँ कि मेरी जो हाइट है वो इस पेन के वेट से बड़ी है, तो आप बोलोगे मैडम क्या बात कर रही हो, हाइट को हाइट से कंपेयर करो, वेट से क्यों कंपेयर कर रही हो हाइट को, गेटिंग, है ना, समझ में आ रहा है। या मैं बोलूँ कि मेरा जो वेट है वो उसके वॉल्यूम से बड़ा है, तो वो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे मैम वेट को वेट से कंपेयर कीजिए, वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर कीजिए, ये क्या कंपेयर कर रहे हो, वॉल्यूम को वेट से कंपेयर कर रहे हो, वेट को हाइट से कंपेयर कर रहे हो, इसका तो कंपेरिजन बनता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखो, है ना, एक्चुअली इस सेंटेंस में क्या है इसको समझते हैं, क्या लिखा है, द वेदर ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन मुंबई, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, वेदर की बात चल रही है, तो वेदर क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। वेदर क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ की, वेदर ऑफ बेंगलोर, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, ऑफ क्या हो गया, ऑफ हो गया आपका प्रीपोजिशन। क्या करते हैं प्रीपोजिशन सेंटेंस में एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम करते हैं किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। चलो फिर इस क्या हो गया आपका, इस आपका मेन वर्ब बन गया, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है, ठीक है। बेटर क्या हो गया भैया, सिंपल सी बात है, लिंकिंग वर्ब का काम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना है, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब डिग्रीज ही होती है ना। फिर नेक्स्ट देन मुंबई, है ना, देन क्या हो गया आपका, देन आपका फिर से प्रीपोजिशन हो गया है, और ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। अब इस तरीके से अगर देखा जाए ना, और ये तो आपका आर्टिकल होता ही है ना, अब इस तरीके से देखा जाए ना तो आपको कोई भी दिक्कत समझ नहीं आई। पर देखो जरा, यहाँ पे बोला गया है कि वेदर ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन मुंबई, कि जो वेदर है, जो मौसम है बेंगलोर का, वो मुंबई से बेटर है ना। तो आपको हिंदी में भी सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन देखो क्या बोला गया है कि भैया बेंगलोर का जो वेदर है, जो मौसम है ना बेंगलोर का, वो मुंबई से बेटर है। तो आपको ये लग रहा है हाँ कि मुंबई के वेदर की ही बात चल रही है ना, कि बेंगलोर का जो वेदर है वो मुंबई के वेदर से बेटर है, लेकिन क्या यहाँ पे वेदर मेंशन किया गया है, यहाँ पे सीधे मुंबई लिख दिया है ना। तो वेदर को वेदर से कंपेयर करना चाहिए था ना, वेदर को वेदर से ही कंपेयर करना चाहिए था। हाँ तो फिर अब थोड़ा सा आपके माइंड में आया होगा, हाँ मैम सही बोल रही हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो ना, ज्ञान दे दिया आपने सही वाला, कि यहाँ पे क्या कर देना चाहिए कि द वेदर ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन द वेदर ऑफ मुंबई, इस तरीके से कर दें, है ना। तो सेंटेंस में ऐसा लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ ऐसा,
ठीक है, तो क्या है, द वेदर ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन द वेदर ऑफ मुंबई, है ना। तो अब ये ऐसा होना चाहिए था, है ना, वेदर का कंपैरिजन वेदर से होना चाहिए था, पर वेदर का कंपैरिजन वेदर से नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस ये लिख दिया इन्होंने मुंबई, कि मुंबई से बेटर है। अरे वेदर का कंपैरिजन वेदर से करो ना, वेदर का कंपैरिजन वेदर से करो ना। ये सेंटेंस सही तब होता जब ऐसा लिखा होता, पता है, ऐसा। तब मुंबई की स्पेलिंग गलत लिख दी, मुंबई वाले दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट होता कि भैया सिटी का कंपैरिजन किया है कि बेंगलोर इज बेटर देन मुंबई। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना, यहाँ पे ये लगा लेना। ओके, चलो। सो यहाँ पे जब सिटी का कंपैरिजन सिटी से होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना, बस सिंपल सी बात है। बोला गया है कि भैया बेंगलोर अच्छी सिटी है, किससे, मुंबई से, तो कोई दिक्कत नहीं। पर सेंटेंस में क्या बोला गया है कि द वेदर ऑफ बेंगलोर, की जो बेंगलोर का मौसम है वो मुंबई से अच्छा है ना। पर एग्जैक्टली ये नहीं बोला गया कि भैया मुंबई के वेदर से अच्छा है ना, मुंबई के वेदर से अच्छा है। अब आपका होगा मैम वो तो अंडरस्टूड, अरे इतना अंडरस्टूड नहीं होता है, ठीक है, इंग्लिश में अंडरस्टूड नहीं होता है। हम लोग ने हमेशा से इंग्लिश नहीं बोली है ना, तो हमें सब सही लगता है, जो भी बोला बिल्कुल सही बोल दिया। ओके, ठीक है, तो ऐसा अगर सेंटेंस होता तो पूरी तरीके से करेक्ट होता। ओके, अब ये करेक्ट कैसे होगा, जब ऐसा बनेगा द वेदर ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन द वेदर ऑफ मुंबई, है ना, तब ये करेक्ट हो जाएगा कि वेदर का कंपैरिजन वेदर से। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि भैया इसके वेट का कंपैरिजन मैं अपनी हाइट से नहीं कर सकती, है ना, इसकी हाइट का कंपैरिजन मैं अपनी हाइट से कर सकती हूँ, या इसके वॉल्यूम का कंपैरिजन मैं अपने वेट से नहीं कर सकती, वॉल्यूम का कंपैरिजन वॉल्यूम से होगा, वेदर का वेट का कंपैरिजन वेट से होगा, और उसी तरीके से वेदर का कंपैरिजन वेदर से होगा, है ना, वेदर का कंपैरिजन वेदर से होगा। अब देखो यहाँ पे केस क्या है कि मैम यहाँ पे भी वेदर लिख दिया, यहाँ पे भी वेदर लिख दिया। अब हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, प्रोनाउन का यूज हम करते हैं ताकि हमें नाउन को रिपीटेशन से हम बच सके, है ना, हमें नाउन बार बार रिपीट ना करना पड़े। मतलब यही तो रीजन है कि हम प्रोनाउन को लेके आए, कि बार बार नाउन को हमें ना लिखना पड़े, नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम प्रोनाउन लेके आए, है ना। तो यहाँ पे भी मैं पहले वेदर लिखूं, फिर यहाँ पे भी वेदर लिखूं, तो अरे इतनी बार वेदर हम क्यों लिखेंगे। मतलब हमारे प्रोनाउन लाने का मतलब ही क्या था कि हम जब भी नाउन बार बार आएगा तो हम वहां पे प्रोनाउन लगा देंगे। ठीक है, तो वेदर ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन वेदर ऑफ मुंबई कहने की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द वेदर ऑफ इज बेटर देन दैट ऑफ, ध्यान देना क्या आया, दैट ऑफ मुंबई, है ना। तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, वेदर का कंपैरिजन वेदर से होगा, और वेदर का कंपैरिजन वेदर से होगा, तो फिर हमने यहाँ पे वेदर लिखा। और वेदर हम बार बार रिपीट क्यों करें, प्रोनाउन का हमने इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया था कि प्रोनाउन क्यों आता है भैया, नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ठीक है आपने दैट तो लगा दिया, बट स्टिल आपके माइंड में थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी, है ना। तो देखो ये तो हमने मीनिंग वाइज समझा और फिर ये आंसर निकाला, ये आंसर पूरी तरीके से सही है ना, यहाँ पे ये करेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रामेटिकली भी इसके बाद मुंबई क्यों नहीं आ सकता, है ना, इस बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये हमें सेंटेंस दिया था, द वेदर ऑफ बेंगलोर इज बेटर देन मुंबई, है ना, कि मुंबई से बेटर है ना। जो वेदर है हमारे बेंगलोर का वो किससे बेटर है, मुंबई से
बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसको ज़रा, तो देखो ये क्या था अपना, ये आपका सब्जेक्ट था, ठीक है। फिर आपका ये प्रीपोजिशन था और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था आपका। देन ये आपकी लिंकिंग वर्ब थी और ये क्या था आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या था एडजेक्टिव, और देन फिर आपका प्रीपोजिशन हो गया और ये क्या बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रामेटिकली क्या दिक्कत है ना। तो जैसे देन क्या काम करता है, देन दोनों काम करता है, प्रीपोजिशन बनने का भी काम करता है, कंजक्शन बनने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये कंजक्शन बने या प्रीपोजिशन बने, दोनों ही लॉजिक से यहाँ पे मुंबई नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए उसको समझते हैं, देखो जरा। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे देन आपका प्रीपोजिशन है तो मुंबई क्या बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। और यहाँ पे हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, ओवरऑल हमें समझ आ गया वेदर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही, वेदर की बात चल रही है कि भैया बेंगलोर का जो वेदर है वो मुंबई के वेदर से बेटर है, इसकी बात चल रही है। हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि वेदर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे मुंबई बन के क्या बैठा है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रीपोजिशन बन गया और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेदर सब्जेक्ट है और मुंबई क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप बोलोगे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है। क्या रखना है, क्या कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, एंड ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। तो हम वेदर का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये वेदर तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे मुंबई क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो भैया मुंबई तो नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये बात भी यहाँ पे चीख चीख के बता रहा है कि देखो भैया मुझ में कुछ गलती है, मुझे पहचान लो, पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ये है अपना दूसरा क्वेश्चन, है ना। ये आप अपना दूसरा क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, सेंटेंस आपको मिल जाए, है ना, तो ये नहीं करना है अच्छा इसका आंसर ये होगा। अब कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद आंसर कोई भी दे देगा, किसी भी इंसान को बिठा दो, एक बार समझा दो तो वो भी आंसर दे देगा कि अच्छा ऐसा ऐसा है ना। तो ये एकदम ऐसा नहीं बनना है हम तो हीरो हैं, हमें तो समझ आ गया इसका आंसर ये है ना। वो तो समझने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करना है ना। ये नहीं कि हाँ इसकी जगह बस ये कर दो ये आंसर हो जाएगा, नहीं, पूरे सेंटेंस को आप ब्रेक डाउन करके देखिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिलेट कर पाओगे, है ना। तो बस आंसर नहीं देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने डिस्कस कर दिया, पता है भैया उसी का क्वेश्चन है तो उसी से रिलेटेड कुछ दिक्कत होगी, तो यहाँ पे तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ना कि अच्छा इससे रिलेटेड कोई एरर है इसमें, है ना। लेकिन जब हम मिसलिनियस करते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब हम सारे प्रोनाउंस के क्वेश्चन एक साल सॉल्व करेंगे तो हमें ये नहीं समझ आ पाएगा कि एग्जैक्टली क्या है ना। इसलिए जब भी आपको कोई भी सेंटेंस दिया जा रहा है उसको डिटेल में ब्रेक डाउन करना है ताकि आप उसको अच्छे से रिलेट कर सको, ठीक है। तो ये आपको करना है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आंसर आपको भी पता चल जाएगा। देखो इसको पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा है, द वर्कर्स ऑफ आवर कंपनी आर मोर हार्ड वर्किंग देन देयर कंपनी, है ना। तो जो हमारी कंपनी के वर्कर्स हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा मेहनत करते हैं उनकी कंपनी से, है ना। तो यहाँ पे ये वाली बात, हाँ मैम सही तो लिखा है, क्या ही दिक्कत है, अरे उनकी कंपनी से हार्ड वर्किंग नहीं है भैया, उनकी कंपनी के लोगों से हार्ड वर्किंग, है ना। तो इस कंपनी के भी लोग होने चाहिए, है ना, इस कंपनी के भी लोग होने चाहिए, आप कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि द वर्कर्स ऑफ आवर कंपनी आर मोर हार्ड वर्किंग देन दोज ऑफ देयर कंपनी, है ना, कि उनकी कंपनी से भैया ज़्यादा हमारे जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। तो इसको आप ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन करने के साथ साथ, है ना, ब्रेक डाउन करने के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे कोई तो गलती है। हाँ, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको रिकॉल होंगी और बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि अच्छा ओके ये होता है ना। तो ये नहीं करना है बस हाँ आंसर लिख दिया, आपको इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन यहाँ पे कुछ छूट रहा है, दोज ऑफ,
है ना। जनरली ये जो एरर्स हैं इनको दैट ऑफ, दोज ऑफ ऐसे बोला जाता है ना, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एरर है तो वो क्लियर करना जरूरी है। तो आप इसको ब्रेक डाउन करना, मैं एक एक सेंटेंस को ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, मतलब हमारा सिलेबस सच में बहुत ज़्यादा है और सर से मैंने डिस्कस किया तो फिर यही है कि हमें थोड़ा टाइमली इसको कवर करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बोलूँगी प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस करो और फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो इसको। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इसके साथ अब हम पढ़ते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, नहीं थोड़ा स्लाइड्स को मैं एडजस्ट करूँ। ठीक है, सो देखो ज़रा एक बार इस डेफिनेशन को देखो क्या बोलती है आपकी रिलेटिव प्रोनाउन, इसको डिस्कस करते हैं अपन। देखो इसको, A relative pronoun refers to a person or thing already mentioned, joins two sentences into one common relative pronouns who, whom, which, that, whose। ये सब क्या होते हैं आपके relative pronoun होते हैं ना। ये डेफिनेशन देख के डरना नहीं है, अरे ये क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख दिया है ना, इसको देख के डरना नहीं है ना। इसको अपन अभी थोड़ा सा ढंग से क्लियर करेंगे। अभी थोड़ा सा बस ये माइंड में रख लो, क्या माइंड में रख लो, देखो रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा एरर आते हैं तो यहीं से आते हैं ना, तो बार बार ये बात बोल रही हूँ मैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ढंग से सीखना है। ठीक है, ये सब आपके क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। छूट गया हूँ है ना। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन बनने का काम करते हैं ना। थोड़ा सा मुझे 10-15 मिनट का टाइम दो, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना। पहले से माइंड एकदम बंद करके नहीं बैठना है कि अरे ये क्या है ना। थोड़ा सा टाइम दोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको डिक्शनरी में देखेंगे ना रिलेटिव प्रोनाउन को, तो इनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है प्रोकन्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये एक टाइम पे बोल रही हूँ मैं, एक टाइम पे ये दोनों काम करते हैं। क्या काम करते हैं, प्रोनाउन बनने का भी और कंजक्शन बनने का भी, है ना। तो सिंपल सी बात है, रिलेटिव प्रोनाउन का जो काम रहता है वो क्या रहता है कि भैया नाउन के बारे में जो भी बात बोलनी है उसको सेंटेंस से कनेक्ट करना, है ना। क्या काम रहता है रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का काम रहता है कि हमारे नाउन के बारे में, हमारे सेंटेंस में जो भी नाउन आई है उसके बारे में हमें कोई भी बात करनी है, उस सेंटेंस को हमारे इस सेंटेंस में कनेक्ट करना, है ना। सिंपल सी बात है ना। अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, अभी ढंग से ये समझ में आएगा, बस 5-7 मिनट की बात है ना। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन की बात आती है तो आप अगर डिक्शनरी में सर्च करोगे तो ये वर्ड देखने को मिलता है, क्या, प्रोकंज, है ना। मतलब प्रोनाउन और कंजक्शन एक ही समय पर, अलग अलग नहीं, एक ही समय पर ये प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों बनने का काम करता है। एक ही समय पर ये प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों बनने का काम करता है, ठीक है। तो आपके इतने ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से, हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, हुम, है ना। और ये जो डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन दी है कि refers to a person or thing that already mentioned joins two sentences into one common relative pronouns, है ना। ये किसको रेफर करता है, ये रेफर करता है किसी पर्सन को रेफर करेगा या थिंग को रेफर करेगा, है ना। मैं पर्सन और थिंग भी नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी ये नाउन को रेफर करेगा। आप ये भी लिख सकते हो, किसको रेफर करेगा, ये नाउन को रेफर करेगा स्पेसिफिकली, ठीक है। सो रिफर्स टू अ नाउन ऑलरेडी मेंशन जॉइंस टू सेंटेंसेस इनटू वन कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस, है ना। तो ये क्या करता है कि भैया किसी नाउन के बारे में बात करेगा, है ना और उस नाउन के बारे में जो भी बात हो रही है उस सेंटेंस को इस सेंटेंस से ज्वाइन करेगा, है ना। थोड़ा एग्जांपल से बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, है ना, हु, हुम, ये सारे पता होने चाहिए, ये सारे वर्ड्स तो अच्छे से पता होना चाहिए। हु, हुम, विच, दैट, हुज, ये सब क्या होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन ना। आइडेंटिफाई तब करोगे ना जब पता होगा। जैसे मैं बोलूंगी कि भैया आपको रेड कलर का पेन लेके आना है ना, तो रेड पता होगा तभी तो रेड वाला पेन लेके आ पाओगे। तो रिलेटिव प्रोनाउंस पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं ना। तो हु, हुम, विच, दैट, हुज, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं।
अब हु को कहाँ पे यूज़ करते हैं, हुम को कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी कहानी आपको बताएंगे, है ना। जो हु है आपका वो सब्जेक्ट बनने का काम करता है, सिंपल सी बात है, इतना सा माइंड में बिठा लो। हु क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनने का काम करता है, और हुम क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। सब्जेक्ट बनेगा और हुम क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो ये एक बात तो तय है कि प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को सब्स्टिट्यूट करना। प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को सब्स्टिट्यूट करना। और कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो इसका भी काम यही होगा कि नाउन को ये सब्स्टिट्यूट तो करेगा, है ना। लेकिन अब क्या स्पेशल है इस रिलेटिव प्रोनाउन में, क्या स्पेशल है आखिर कि इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला गया है ना। तो ये एक एग्जाम्पल देखो, इससे अपन समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले हु वर्सेस हुम की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपन विच देखेंगे, दैट देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले हु और हुम को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाए कब हु आएगा, कब हुम आएगा, और इसी एग्जाम्पल से आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात मैंने आपको बता दी है, हु सब्जेक्ट बनने का काम करता है, हुम ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। बच्चे इसी को लेके कंफ्यूज होंगे। देखो जरा, हु फॉर द सब्जेक्ट किसके लिए यूज होता है भैया, सब्जेक्ट की जगह पे आता है। इफ अ पर्सन क्या लिखा है, इफ अ पर्सन इज एक्टिवली डूइंग समथिंग ऑप्ट फॉर हु, है ना। एग्जाम्पल इसको छोड़ो, यहाँ देखो, दिस इज द गर्ल हु सिंग्स वेल, है ना। तो क्या करना है हमें, सब्जेक्ट की जरूरत है। यहाँ पे किसकी जरूरत है, ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे दूसरा क्लॉज आ गया, और इस क्लॉज में आप देखो किसकी जरूरत है हमें, सब्जेक्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है हमें, सब्जेक्ट की जरूरत है। तो सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, हमारा हु करता है ना। और दुनिया भर के लिए नहीं करता, बस लिविंग थिंग्स के लिए करेगा, है ना। ये बात और माइंड में बिठा लो, हु और हुम किसका काम करेंगे भैया, ये दोनों ही किसके लिए आते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं। लिविंग थिंग्स में एनिमल मत ले आना, ह्यूमन बीइंग अकेला बोल देती हूँ। किसके लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, है ना। ये क्या काम करेगा, ये सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, और ये क्या काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वी रेप्रीमेंडेड द बॉय हु हुम शैटर्ड द विंडो, है ना, कि भैया हमने उस लड़के को डांटा, है ना। रेप्रीमेंड का मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, डांटना होता है ना। स्कोल्ड बोल दो, है ना, कि हमने उस लड़के को डांटा जिसने क्या कर दिया भैया, विंडो को तोड़ दिया, जिसने विंडो को क्या कर दिया, तोड़ दिया। वी रेप्रीमेंडेड द बॉय हु हुम शैटर्ड द विंडो, है ना। तो आप यहाँ पे देखो कि वी रेप्रीमेंडेड द बॉय, है ना। अब ये जो सेकंड वाला क्लॉज यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये पूरा क्लॉज इस बॉय वर्ड के लिए लिखा गया है। और बॉय क्या है आपका, नाउन है। बॉय क्या होता है, नाउन होता है। तो ये जो पूरा क्लॉज है ना, इस बॉय के लिए लिखा गया है कि भैया वी रेप्रीमेंडेड द बॉय हु हुम शैटर्ड द विंडो, है ना। तो ये पूरा जो क्लॉज लिखा है ना, क्लॉज क्या होता है भैया, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज को बताया था मैंने, क्लॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्लॉज क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट होगा, वो मेन वर्ब होगा, है ना। क्लॉज के लिए क्या जरूरी है, एक सब्जेक्ट दे दो उसको और एक मेन वर्ब दे दो, तो क्या बन गया, क्लॉज बन गया। तो आप यहाँ पे देखो इस सेंटेंस की हेल्प से हमें रिलेटिव प्रोनाउन पूरा क्लियर होगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये जो सेंटेंस लिखा है, वी रेप्रीमेंडेड द बॉय, और ये जो सेकंड वाला क्लॉज लिखा है ना, सेकंड वाला जो क्लॉज लिखा है, ये जो पूरा क्लॉज है वो किसके लिए लिखा है, इसी के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है, बॉय के लिए, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि लड़का कैसा है, सुंदर है ना, और फिर यही सुंदर बोलने के लिए, है ना। इसी चीज़ को अगर और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो इस बॉय के लिए ही ये पूरा मैंने क्या लिखा है, ये पूरा क्लॉज लिखा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा क्लॉज इस बॉय के बारे में ही कुछ बताने का काम कर रहा है ना,
कि भैया मैंने उस लड़के को डांटा। किस लड़के को डांटा आखिर तुमने? अरे वही यार जिसने विंडो तोड़ दी थी। मैंने उस लड़के को डांटा। किस लड़के को डांटा? अरे वही यार जिसने चोरी कर ली थी, है ना। तो मैं बोलूंगी ये पूरा क्लॉज जो लिखा गया है, ये पूरा क्लॉज जो लिखा है वो इसी बॉय को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसी बॉय के बारे में कुछ बताने के लिए लिखा गया है ना। इसी बॉय के बारे में कुछ बताने के लिए लिखा गया है, ये पूरा क्लॉज है ना। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके आगे पढ़ाऊंगी क्या? एडजेक्टिवल क्लॉज, है ना। एडजेक्टिवल क्लॉज कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। एडजेक्टिवल क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज वाला भी देखेंगे, और एडजेक्टिव तो आपको पता ही है ना। तो सिंपल सी बात है, जब एक वर्ड किसी की तारीफ कर दे तो एडजेक्टिव हो गया, वो सिंगल वर्ड है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर किसी की तारीफ कर दे तो भैया फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। मैम कैसे पता चलेगा फ्रेज है? अरे सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर क्या कर रहा है, किसी चीज को क्वालिफाई कर रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब का कोई भी पेयर हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा? फ्रेज। पर अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई करने का ही काम तो करेंगे, सिंपल सी बात है। वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो, एडजेक्टिवल क्लॉज हो या एडजेक्टिव हो, एक ही काम है सबका, क्या? कि नाउन को क्वालिफाई करना, ठीक है। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन को क्वालिफाई करें और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर मिल जाए, तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिवल क्लॉज मिल जाएगा। पर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर आपको पेयर ना मिले आपके सब्जेक्ट और मेन वर्ब का, तो वो क्या बन जाएगा? फ्रेज बन जाएगा। इतनी सी बात है। तो आप देखो, आपको ये पूरा क्लॉज जो देखने को मिल रहा है ना, वो इसी बॉय के लिए बस देखने को मिल रहा है कि भैया मैंने लड़के को डांटा था। किस लड़के को डांटा था? अरे उसने जिसने चोरी की थी। मैंने उस लड़के को डांटा था। किस लड़के को डांटा था? उस लड़के को डांटा था जिसने विंडो तोड़ दी थी। मैंने उस लड़के को डांटा था। किस लड़के को डांटा था? जिसने बोर्ड गंदा कर दिया था। वॉट एवर, समझ रहे हो? तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो पूरा क्लॉज यहाँ पे लिखा गया है वो इस बॉय नाउन की और इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा गया है ना। इस नाउन के बारे में हमें जानकारी देने के लिए लिखा गया है, या हम बोलें कि इस नाउन की विशेषता बताने के लिए लिखा गया है, या मैं बोलूँगी इस बॉय को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है। ये पूरा क्लॉज है ना, इस पूरे क्लॉज का यही काम है। वो ये बता रहा है भैया किस लड़के को डांट दिया? अरे उसी लड़के को डांट दिया जिसने विंडो तोड़ दी, है ना। किस लड़के को डांट दिया? अरे उसी लड़के को डांट दिया जिसने चोरी की थी। किस लड़के को डांट दिया? अरे उसी लड़के को डांट दिया जिसने ये बोर्ड गंदा कर दिया था, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है, ये पूरा का पूरा जो क्लॉज लिखा हुआ है वो इसी एक बॉय को डिफाइन करने के लिए, वो इसी एक बॉय की विशेषता बताने के लिए, इसी एक बॉय की और जानकारी देने के लिए लिखा गया है ना। इतनी बात समझ में आई है ना। ये पूरा क्या है? एडजेक्टिवल क्लॉज है ना। अभी इसको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, है ना। इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना। अभी बस ये बोलना कि ये जो हमारा क्लॉज लिखा हुआ है वो भैया किसके बारे में बता रहा है? इसी लड़के के बारे में तो बता रहा है यार, इसी नाउन के बारे में तो बता रहा है, इसी नाउन के बारे में बता रहा है ना, है ना। ये क्या हो गया हमारा? रेप्रीमेंडेड। ये क्या हो गया हमारा? वर्ब, है ना। और ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? इसका प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। फिर ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। अब आप देखो, ये जो पूरा क्लॉज है वो इसी नाउन को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है ना। अगर मैं लिख देती लड़का सुंदर है ना, लड़का सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाता? एडजेक्टिव हो जाता। और सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को क्वालिफाई करना। तो क्या ये नाउन के बारे में कुछ नहीं बता रहा हमें? ये नाउन के बारे में ही बता रहा है ना। ये पूरा का पूरा क्लॉज हमें किसके बारे में बता रहा है? इस नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। अभी वाली बात आ जाएगी कि मैम ये एक ही बात को आप 10 बार तो बोल रही हो, बट हमें यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग हो रही है कि हाँ ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन तो बताओ। तो वही बता रही हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन का यही काम रहता है। क्या काम रहता है रिलेटिव प्रोनाउन का? तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम रहता है कि किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में, है ना, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला जो क्लॉज रहता है उसको सेंटेंस से कनेक्ट करना। क्या काम रहता है रिलेटिव प्रोनाउन का? तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम रहता है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्लॉज को सेंटेंस से क्या करना? लिंक करना। ये काम रहता है, सेंटेंस से कनेक्ट करना। ये काम रहता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का। फिर से बोलूंगी, क्या काम रहता है रिलेटिव प्रोनाउन का? तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम रहता है कि नाउन या प्रोनाउन, ये हमारा नाउन है, यहाँ अगर यहाँ प्रोनाउन होता तो उसके बारे में कुछ बात हो रही होती है ना। तो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या रहता है कि नाउन और प्रोनाउन के क्वालिफाई करने वाले क्लॉज को, है ना, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले क्लॉज को सेंटेंस से कनेक्ट करना, है ना। एक ये बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्लॉज को सेंटेंस से कनेक्ट करना, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने वाले क्लॉज को सेंटेंस से कनेक्ट करना, या नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाले क्लॉज को सेंटेंस से कनेक्ट करना। यही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का काम रहता है। अब देखो ये जो हु और हुम है ना, अब यहाँ पे क्या आएगा?
यहाँ पे आएगा हु, क्या आएगा यहाँ पे हु। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो हु और हुम है, हमें पता है, अभी मैंने बता दिया था कि हुम और विच, दैट, हुज, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो हमें ये देख के पता चल गया कि मैडम हाँ अभी तो देखा था ये क्या है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन ही है ना, वो क्या कर रहे हैं, इस नाउन को डिफाइन करने वाले इस क्लॉज को इस सेंटेंस से लिंक कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, फिर से देखो कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो क्या कर रहे हैं कि इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये जो क्लॉज है, इस नाउन के बारे में बताने वाला ये जो क्लॉज है, इस नाउन के बारे में जो जानकारी देने वाला ये जो क्लॉज है ना, इस क्लॉज को इस सेंटेंस से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, समझ में आया। अगर कोई अब आपसे पूछता है कि क्या काम करता है, आखिर क्या काम करता है हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो आपको क्या बोलना है कि भैया नाउन और प्रोनाउन की को क्वालिफाई करने वाला जो एडजेक्टिवल क्लॉज होता है ना। अब सिंपल सी बात है, ये पूरा क्लॉज क्या काम कर रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा हूँ। नाउन के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन को डिफाइन करने वाले, डिफाइन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नाउन के बारे में कोई भी जानकारी देने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा क्लॉज ही इस नाउन की जानकारी दे रहा है, यहाँ पे ये पूरा क्लॉज ही इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला जो एडजेक्टिवल क्लॉज है उसको कनेक्ट करते हैं। बस इतनी सी बात है, क्या कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो एडजेक्टिव क्लॉज रहते हैं ना, उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हुई कि क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि ये प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों का काम करते हैं, है ना। प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, अब हमें कंफ्यूजन है कि हु आएगा या हुम आएगा। पहले हम ये पता कर लेते हैं हु आएगा या हुम आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों बनने का काम करते हैं ना। पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे हु आना चाहिए या हुम आना चाहिए, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे ये प्रोनाउन बनने का भी काम करता है एक ही टाइम पे और कंजक्शन बनने का भी काम करता है ये एक ही टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शैटर्ड क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। शैटर्ड क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। ठीक है, ओके। फिर शैटर्ड द विंडो, शैटर्ड वॉट, तो वॉट का आंसर मिल गया विंडो। विंडो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो जरा, सिंपल सी बात है, अब मुझे यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, किसकी ज़रूरत है भैया, इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो क्या कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के आता है, नहीं आता। किसकी ज़रूरत है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, हु करता है। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, हु करता है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा मेरा, सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम तो हु करता है। और हु और हुम दोनों ही ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं, है ना। हु और हुम दोनों ही ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं। विच जो रहता है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा और एनिमल्स के लिए आएगा, और जो दैट है वो तो सबके लिए आता है ना। तो ये बात थोड़ी सी दिमाग में बिठा लेनी है। ये ह्यूमन बींग्स के लिए आएंगे। फिर आपका जो विच है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो आएगा, मतलब मैं बोलूँगी थिंग्स के लिए आएगा, ये बोल दो, थिंग्स के लिए भी आएगा और एनिमल्स के लिए भी आएगा। दैट का केस भी अपन डिस्कस करेंगे। दैट है वो सबके लिए आता है, उसमें वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी आ जाएगा। स्पेशल केस है, इसको अपन थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ह्यूमन बींग्स के लिए भी आ जाएगा, थिंग्स के लिए भी आ जाएगा, एनिमल्स के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब के लिए आ जाता है दैट, तो इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इस सेंटेंस में क्या कि भैया वी रेप्रिमेंडेड द बॉय हु होम शैटर्ड द विंडो। तो जब मैं इस क्लॉज की बात कर रही हूँ ना, क्लॉज क्या होता है भैया, क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का मेन वर्ब होता है ना। अगर आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब मिल गया तो वो क्या हो गया भैया, क्लॉज हो गया। तो क्लॉज क्या होता है भैया, क्लॉज वो होता है जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट होता है और खुद की मेन वर्ब भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रटने वाली बात कर देती है ना, तो मैं बोल देती कि देखो जरा ये वाला सेक्शन तो आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे वर्ब मिल गई, इसको अपना सब्जेक्ट भी मिल गया, अपना ऑब्जेक्ट भी मिल गया। फिर यहाँ पे ये जो वर्ब है उसको अपना ऑब्जेक्ट तो मिल गया, पर क्या नहीं मिला,
सब्जेक्ट नहीं मिला, है ना। तो सब्जेक्ट बनने का काम क्या करता है, हु करता है। अभी मैंने बताया था हु और हुम, है ना, हु और हुम बताया था। तो मैंने क्या बोला था कि हु आपका क्या करता है भैया, हु आपका सब्जेक्ट बनने का काम करता है और हुम क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। और दोनों किसके लिए आते हैं, दोनों ही ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट जब बनेगा तो कौन बनेगा, हु, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो हुम बनेगा। जैसे मैं बोलूँगी कि आई क्या होता है आपका, आई आपका सब्जेक्ट बनता है, क्या है, सब्जेक्टिव केस है ना। और आपका मी क्या है, मी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, क्या केस है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। इसी प्रकार से जो हु है वो सब्जेक्ट बनता है और हुम क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि अब इस क्लॉज को हम देख रहे हैं तो हमें किसकी ज़रूरत है, पहले हम देख लेते हैं हु आएगा या हुम आएगा, फिर हम देखेंगे कि प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों सेम टाइम पे कैसे काम करता है ये। तो ये वर्ब क्या हो गई, आपकी शेटर्ड हो गई है। इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब किसकी ज़रूरत है, इसको सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट बनने का काम तो कौन करता है, हु करता है। तो ये क्या आ गया, ये सब्जेक्ट यहाँ पे हु आ जाएगा और फिर हु क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। तो इतनी सी बात हो जाएगी। पर इस तरीके से मैं बोलूँगी ये रटने का तरीका हो जाता है, मतलब वेरी सिंपल, है ना, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। पर सेंटेंस थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये रटने वाले काम नहीं करना है कि ओके ये वर्ब है, अच्छा ऑब्जेक्ट तो मिल गया है, किसकी ज़रूरत है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो क्या लगा दो, हु लगा दो। तो इस तरीके से मैं बोलूँगी ये रटने वाला काम हो जाएगा ना। थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर एग्जाम में आ गया तो दिक्कत आती। तो थोड़े से और 2-3 सेंटेंसेस मैं डिस्कस कराऊंगी। अभी ऐसी कहानी लग रही होगी कि मैम थोड़ा सा यार भारी पड़ रहा है ना, लेकिन टेंशन मत करो, है ना। ये क्वेश्चन है अपने पास में, मैंने क्वेश्चंस ला के रखे हैं ना, ये तो कुछ और चीज़ें डिटेल, है ना। तो ये देखो ये क्वेश्चन ऐड किया है, इसके बाद और एक और क्वेश्चन ऐड किया है। तो 2-3 क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने हैं, तो 2-3 क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे ना तो सारा कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो 3-4 क्वेश्चन जब इस पर डिस्कस करा दूंगी ना तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अभी थोड़ा सा भारी माहौल लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, लेकिन 2-3-4 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये बोलना है कि इस प्रकार से रटना नहीं कि वर्ब है, वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया है तो अब किसकी ज़रूरत, सब्जेक्ट की ज़रूरत है, सब्जेक्ट बनने का काम हु करता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। हमें किस तरीके से सॉल्व करनी है तो देखो ज़रा, इसी सेंटेंस को फिर से लिखती हूँ। देखो यहाँ पे, सो वी रेप्रिमांडेड द बॉय हु हुम शैटर्ड द विंडो, ठीक है। तो ये अपना बन गया था वर्ब, ये बन गया था आपका सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है ये बन गया था आपका ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन। और इसी नाउन को डिफाइन करने के लिए हमने ये पूरा क्लॉज लिख के रखा है, इसी नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए हमने ये पूरा क्लॉज लिख के रखा है, ठीक है। तो ये आपकी फिर से वर्ब हो गई, ठीक है। विंडो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना। देखो ज़रा, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो नाउन कौन सा है, बॉय, है ना। नाउन कौन है, बॉय। और इसी बॉय को डिफाइन करने के लिए पूरा क्लॉज लिखा गया है ना। इसी नाउन को डिफाइन करने के लिए ये पूरा क्लॉज लिखा गया है ना। तो सिंपल सी बात है। अब देखो ज़रा कि इस शैटर्ड का, है ना, इस शैटर्ड का इस बॉय से क्या रिलेशन है, इस शैटर्ड का इस बॉय से क्या रिलेशन है ना। शैटर का क्या रिलेशन है, तो आपको ये देखना है भैया कि इस वर्ब का इस बॉय से क्या रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्लॉज तो इसी बॉय के लिए लिखा गया है ना। ये पूरा क्लॉज इसी बॉय को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है। ये पूरा क्लॉज इसी बॉय के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा गया है। ये एडजेक्टिवल क्लॉज है, इसी को क्वालिफाई करने के लिए पूरा क्लॉज लिखा गया है। तो हमें ये देखना है कि भैया ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का, क्योंकि सिंपल सी बात है ये पूरा क्लॉज ही इसी बॉय को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है। तो हम ये चेक करेंगे कि भैया ये जो नाउन हमें दी गई है जिसके लिए ये पूरा क्लॉज हमने लिखा है भैया, तो इसमें ये जो वर्ब है इसका इससे क्या रिलेशन है ना। तो शैटर करने का ये डूअर है ये बॉय या रिसीवर है ना। शैटर करने का काम इसने किया है भैया, है ना।
हमें वो लड़का मिल गया भैया, हमने उस लड़के को डांट दिया जिस लड़के ने विंडो तोड़ दी थी, तो भैया विंडो तोड़ने का डूअर हुआ ना ये, है ना, शैटर का ये जो बॉय है ये डूअर हुआ, सिंपल सी बात है। तो हमें ये रिलेशन चेक करना है एग्जैक्टली कि क्या रिलेशन है इस वर्ब का इस नाउन से जिसके लिए पूरा क्लॉज लिखा गया है। तो ये जो वर्ब है इसका क्या रिलेशन है भैया कि ये इस वर्ब का डूअर है, ये जो बॉय है वो क्या है, डूअर है। तो हाँ भैया अब ये क्या है, डूअर है, तो क्या आना चाहिए, डूअर आना चाहिए। तो ऐसा प्रोनाउन आना चाहिए जो क्या बने, डूअर बने। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे हु। हमें यहाँ पे डूअर की जरूरत है, किसकी जरूरत है, हमें डूअर की जरूरत है। और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है ना, कि रट के नहीं, अच्छा यहाँ पे वर्ब था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत, तो सब्जेक्ट लगा दो। अच्छा ओके, यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये लगा दो, ये वाला केस लगा दो। ह्यूमन बींग्स के लिए तो ऑब्जेक्ट बनने का, ह्यूमन बींग्स के केस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, हुम करता है, तो हुम लगा दो। तो ये रटने वाली बात हो जाएगी। आपको ये देखना है कि अच्छा ये जो पूरा क्लॉज इस बॉय को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है, तो ये जो वर्ब है इसका इस बॉय से क्या रिलेशन है। अच्छा ये बॉय इस वर्ब का डूअर है, तो डूअर की जरूरत है तो डूअर लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर ये बॉय इस वर्ब का रिसीवर होता तो फिर यहाँ पे क्या लगाते हम, यहाँ पे हम लगाते ऑब्जेक्टिव केस, हुम लगाते। समझ में आ रही है ये बात, है ना। चलो ये वाली बात हो गई। अब ये वाली बात आ जाएगी कि मैम ये प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों कैसे बनने का काम कर रहा है, ये वाली बात भी तो बताओ कि कैसे ये जो हु और हुम है, ये जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, हु हुम अकेले नहीं, सारे रिलेटिव प्रोनाउन, सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन जो आपके रहते हैं वो सब्जेक्ट और वो प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों बनने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रोकंस बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हु और हुम तो क्या है भैया, प्रोनाउन है। कैसे मैम प्रोनाउन कैसे है, तो किसकी जरूरत, किसके लिए आ रहे हैं, ये बॉय के लिए तो आ रहे हैं, ये हु किसके लिए लिखा गया है, नाउन के लिए तो लिखा गया है, इसी बॉय नाउन के लिए तो लिखा गया हु, है ना। तो नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करते हैं, प्रोनाउन करते हैं। तो ये जो हु और हुम लगाया गया है, ये किसके लिए लगा है, नाउन के लिए लगाया गया है ना। इसी लड़के की तो बात चल रही भैया, वी रेप्रिमेंडेड द बॉय, भैया हमने उस लड़के को डांटा, किस लड़के को डांटा भैया, हु शैटर्ड द विंडो, है ना। तो ये जो हु लगाया गया है वो किसके लिए लगाया गया है, इसी बॉय के लिए तो लगाया गया है ना। प्रोनाउन का काम क्या रहता है, नाउन के लिए आना, प्रोनाउन का क्या काम रहता है, नाउन के लिए आना। तो ये हु किसके बारे में बता रहा है भैया, वो लड़का, वो जो, जिन्होंने, उन्होंने, समझ रहे हो, जिसने, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आते हैं। ये इनकी हिंदी होती हु हुम की, है ना। हमने उस लड़के को डांट दिया जिसने विंडो तोड़ी थी, है ना। तो ये जो हु वर्ड है ये इसी बॉय के लिए तो आ रहा है, ये जो हु वर्ड है इसी बॉय के लिए तो आ रहा है ना। और ये क्या है भैया, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन किसी नाउन के लिए तो आ रहा होगा, तो ये नाउन है, इस नाउन के लिए आ रहा है। और नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड, नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है मैम, अभी भी नहीं लगा, अरे काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम, है ना। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, या तो नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं। तो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो भी प्रोनाउन हो गया, और किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है, तो नाउन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो प्रोनाउन हो गया। दोनों चीजें क्लियर हो गई ना भैया, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाला वर्ड क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि हमारे जो नाउन है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, और जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के जगह पे ही आता है, सब्जेक्ट को ही रिप्लेस करके आता है। जो हमारा प्रोनाउन है वो नाउन को ही सब्स्टिट्यूट करता है, नाउन की ही जगह पे आता है। तो काम क्या करेगा, जो हमारी नाउन करती है, नाउन क्या काम करती, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, तो सेम काम हमारा प्रोनाउन करता है। क्या काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी क्लियर हो गई कि भैया ये प्रोनाउन है। कैसे क्लियर हुई, किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है, सिंपल सी बात है, नाउन के लिए आ रहा है। और नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ये पहली बात है ना। दूसरा प्रूफ क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम तो कौन करते हैं, हमारे प्रोनाउन करते हैं। तो हमें क्लियर हो गया, हमें ये बात क्लियर हो गई कि भैया हु क्या है, हमारा प्रोनाउन है। कैसे पता चला, इसी बॉय के लिए ही तो ये पूरा क्लॉज लिखा है, तो हु किसके लिए आ रहा है, इसी बॉय के लिए ही तो आ रहा है। और नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरी बात मैम अभी भी दिक्कत, अरे क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं। तो नाउन तो है नहीं, तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे हटा देते हैं ना, क्या आएगा हमारा यहाँ पे, बस हु आएगा।
ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये अब हमने ये तो समझ लिया है कि ये किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब ये कंजक्शन बनने का कैसे काम कर रहा है, तो आप देखो ज़रा, एक ये वाला क्लॉज है और एक ये वाला क्लॉज है। यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट वर्ब का दिख रहा है ना, एक ये वाला क्लॉज है और एक ये वाला क्लॉज है ना। तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम ही तो कर रहा है ना। इसके अलावा और कुछ है क्या यहाँ पे यही तो है जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है ना। यही तो है जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और ये वाला क्लॉज और ये वाला क्लॉज दोनों को जोड़ने का भी काम कर रहा है ना। और क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन करते हैं, है ना, क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन करते हैं, कंजक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है तो क्या बन गया, कंजक्शन बन गया, ठीक है। और नाउन की जगह पे आ रहा है तो क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। तो ये जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन रहते हैं वो प्रोनाउन बनने का भी काम करते हैं और कंजक्शन बनने का भी काम करते हैं, है ना। और दोनों काम एक साथ ही करते हैं। ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना बैठा है, और ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का भी काम कर रहा है तो क्या बन गया, कंजक्शन। इसलिए जो भी आपके रिलेटिव प्रोनाउंस रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको प्रोकंज बोला जाता है ना। प्रोकंज मतलब प्रोनाउन और कंजक्शन, मतलब एक ही टाइम पे ये प्रोनाउन बनने का भी काम करेंगे और कंजक्शन बनने का भी काम करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि कैसे जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन रहते हैं वो प्रोनाउन बनने का भी काम करते हैं और कंजक्शन बनने का भी काम करते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या रहता है, इनका काम ये रहता है कि भैया नाउन को डिफाइन करने वाली, इस नाउन को, ये जो नाउन है नाउन को डिफाइन करने वाला भैया जो हमारा एडजेक्टिवल क्लॉज है उसको इस सेंटेंस से क्या करना, कनेक्ट करना। इनका ये काम रहता है, नाउन को डिफाइन करने वाला, नाउन को क्वालिफाई करने वाला, नाउन के बारे में जानकारी देने वाला जो भी एडजेक्टिवल क्लॉज है उसको सेंटेंस से क्या करना, कनेक्ट करना। ये इनका काम रहता है, किसका, रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। सो इतनी कहानी यहाँ पे हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देख लो, उसमें हुम को और देख लो जरा, है ना। ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, है ना। तो ये दो तीन सेंटेंसेस बस इसीलिए लिए हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए, है ना। तो एक बार चीज़ें जब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है। इसको समझते हैं। The senior officer released the thief. रिलीज मतलब रिहा कर दिया, रिहा कर दिया। थीप मतलब चोर। whom you had arrested. ठीक है, एक चीज़ और याद आ गई है मुझे, एक कन्फ्यूज़न और आएगा इस सेंटेंस में। क्या, देखो ज़रा, क्या कि मैम देखो ज़रा, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन को साथ में लिख दिया है, जबकि ये जो प्रोनाउन है वो इसी नाउन के लिए आया है ना। एक कन्फ्यूज़न ये सकता है ना कि मैम नाउन और प्रोनाउन को एक साथ लिख दिया गया है, जबकि ये जो प्रोनाउन है वो इसी नाउन के लिए ही तो आया है है ना। ये जो प्रोनाउन है वो इसी नाउन के लिए आया है ना। तो देखो ज़रा, अब यहाँ पे देखो दो क्लॉजेस देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला क्लॉज है, एक ये वाला क्लॉज है। कैसे पता चलेगा मैम दो क्लॉज हैं, दो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के हमें पेयर मिल गए। देखो ये सब्जेक्ट वर्ब और ये सब्जेक्ट वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब के दो पेयर मिल गए, मतलब क्या है, दो क्लॉज। बहुत सिंपल सी बात, कैसे पता चलेगा मैम दो क्लॉज हैं, सब्जेक्ट वर्ब के दो पेयर मिल गए, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब के दो पेयर मिल गए, मतलब दो क्लॉज हैं, ठीक है। तो ये वाला कंफ्यूजन आएगा कि मैम देखो नाउन और प्रोनाउन को साथ में लिख दिया और ये जो प्रोनाउन है वो इसी नाउन के लिए आया है ना। तो सबसे पहली बात जो माइंड में आनी चाहिए कि ये कोई नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है, ये कोई नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है। ये कौन सा प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सबसे पहली बात, ये कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और क्या बात है कि ये यहाँ पे बस प्रोनाउन बनने का काम नहीं कर रहा है, ये उसके साथ साथ में कंजक्शन बनने का काम कर रहा है। और कंजक्शन का काम क्या होता है भैया, कंजक्शन का काम होता है दो क्लॉजेस को जोड़ना, दो वर्ड्स को जोड़ना, है ना, दो फ्रेजेस को जोड़ना। तो ये यहाँ पे प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजक्शन बनने का भी काम कर रहा है। और कंजक्शन बीच में ही लग के दो चीज़ों को कनेक्ट करता है ना, बीच में ही तो लगता है, तभी तो हमारा कंजक्शन कनेक्ट करता है। तो ये जो प्रोनाउन है ये नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है, सबसे पहली बात है। और नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है, ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन बनने के साथ साथ
साथ कंजक्शन बनने का काम करता है। तो कंजक्शन बनने का काम करेगा तो बीच में आएगा, इसलिए ये यहाँ पे नाउन के साथ में ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन के साथ साथ ये कंजक्शन का काम कर रहा है, और कंजक्शन बीच में ही लग के दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, दिक्कत तब होती जब ये वाला जो प्रोनाउन था वो इस वर्ब से रिलेट करता। क्यों? क्योंकि देखो ये जो वर्ब है इसको तो अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, अपना सब्जेक्ट भी मिल गया, और इस वाले प्रोनाउन का इस वर्ब से कुछ भी लेना देना नहीं। दिक्कत तब आती जब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि भैया इस वर्ब का मैं ऑब्जेक्ट इसको बनाऊं या इसको बनाऊं, है ना। लेकिन ये वाला प्रोनाउन है, इसका इस वर्ब से कोई भी रिलेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन हमारी इस प्रोनाउन का इस वर्ब से नहीं है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो बात बोली। पहली बात ये बोली कि मतलब ये जो हमारा नाउन और प्रोनाउन साथ में क्यों आ रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है, ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजक्शन बनने का काम करता है। अब कंजक्शन बनने का काम करता है तो ये बीच में आ सकता है, पहली ये बात होगी। ठीक है। तो ये कंजक्शन बनने का काम करता है। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो हमारा प्रोनाउन है इसको यहाँ पे रखने में दिक्कत तब होती जब मुझे ये डिसाइड करने में दिक्कत आती कि भैया इस वर्ब का मैं ऑब्जेक्ट इसको बनाऊं या इसको बनाऊं, लेकिन इस प्रोनाउन का इस वर्ब से कोई भी रिलेशन नहीं है ना। इस प्रोनाउन का इस वर्ब से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर इस प्रोनाउन का इस वर्ब से कोई रिलेशन होता फिर मुझे ये दिक्कत आती कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है, तब दिक्कत की बात होती। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे इस प्रोनाउन का इस वर्ब से कोई भी रिलेशन नहीं, इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट भी मिल गया, इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट भी मिल गया। या ये भी कंफ्यूजन आ सकता था कि भैया मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊं इस वर्ब का या इसको सब्जेक्ट बनाऊं, तो हमारी इस प्रोनाउन का इस वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर इस प्रोनाउन का इस वर्ब से कुछ लेना देना होता तो दिक्कत होती है ना। तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन साथ में आ सकते हैं क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, स्पेशल वाली प्रोनाउन है। स्पेशल वाली प्रोनाउन कैसे? क्योंकि प्रोनाउन बनने के साथ साथ कंजक्शन बनने का काम करती है। तो कंजक्शन बनने का काम करती है तो ये बीच में आ सकती है, भैया इसको दो सब्जेक्ट वर्ब के क्लॉजेस को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है। और उसके साथ साथ इस प्रोनाउन का इस वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तब दिक्कत की बात होती कि भैया एक ही वर्ब है, इसका ये भी ऑब्जेक्ट वो भी ऑब्जेक्ट, हम उसमें कंफ्यूजन हो जाते। पर हमें अपने इसका ऑब्जेक्ट भी मिल गया, इसका सब्जेक्ट भी मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि इस वर्ब का, इस प्रोनाउन का तो इस वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है। चलो होम वाला केस और देख लेते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये हो गया वर्ब। मुझे पता है, अब देखो ज़रा, अब थोड़ा सा हुम के केस क्लियर हो गया है, कहाँ पे हु यूज़ करते हैं, कहाँ पे हुम यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस को देख के अभी मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का आपको कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करा दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है चीज़ों को ढंग से समझने के लिए। वर्ब हो गया, ये बन गया सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। ठीक है। सीनियर क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया भैया। कैसा ऑफिशियल है? सीनियर ऑफिशियल है, तो ये बन गया एडजेक्टिव। ठीक है। कौन सा है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो, रिलीज्ड होम है ना, हमारी वर्ब से होम, हमारी जो वर्ब से हम वॉट और हुम का क्वेश्चन करते हैं, जब हम अपनी वर्ब को क्वेश्चन करते हैं वॉट और हुम से, तो क्या मिल जाता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हुम से क्वेश्चन करेंगे। द सीनियर ऑफिशियल रिलीज्ड हुम, तो हुम का आंसर मिल गया थीप, तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। ये क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन, है ना। अब सिंपल सी बात है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वाला क्लॉज देखेंगे। ये वाला क्लॉज तो हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर हमें मिल गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, यहाँ पे भी ये दूसरा क्लॉज। ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हु की जरूरत है या होम की जरूरत। देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? द सीनियर ऑफिशियल रिलीज द थीप हु होम यू हैड अरेस्टेड, है ना, कि भैया वो सीनियर ऑफिशियल ने उस थीप को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, उसको रिहा कर दिया, जिसको तुमने क्या किया था? अरेस्ट किया था ना। जो सीनियर ऑफिशियल हैं उन्होंने उस चोर को क्या कर दिया है? रिलीज कर दिया है, जिसको तुमने क्या किया था? अरेस्ट किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जरा, ये क्या हो गया भैया? यहाँ पे अरेस्टेड क्या हो गई? वर्ब हो गई, है ना। और यू क्या कर रहा है? यू इसका क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। ठीक है।
तो यहाँ देखेंगे वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट मिल गई दूसरे क्लॉज में, है ना, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब मिल गया, अब क्या रह गया, ऑब्जेक्ट रह गया। पहली बात ये आएगी ना, हाँ वर्ब मिल गई है, वर्ब का सब्जेक्ट भी है, हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो क्या आना चाहिए, whom आना चाहिए। पर मैंने बोला इस तरीके से नहीं करना है। किस तरीके से करना है कि ये देखो कि सबसे पहले कि who और whom किसके लिए आया, इस थीप के लिए आया, किसके लिए आया, थीप के लिए आया। और इस थीप का इस वर्ब से क्या रिलेशन है भैया, इस थीप का इस वर्ब से क्या रिलेशन है कि थीप अरेस्ट करेगा या अरेस्ट हो जाएगा। क्या थीप डूअर ऑफ दिस वर्ब है, या जो थीप है वो रिसीवर है। इस वर्ब का ये जो थीप है ना, ये जो नाउन है अपनी नाउन की, क्योंकि ये जो क्लॉज आता है वो किसके लिए आता है, इसी नाउन के लिए आता है। रिलेटिव प्रोनाउन, जो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन रहती है उसका काम क्या रहता है कि भैया ये जो हमारी नाउन है या यहाँ पे प्रोनाउन आती उसको डिफाइन करने वाला जो क्लॉज है उसको कनेक्ट करना। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये पूरा क्लॉज एडजेक्टिवल क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिवल क्लॉज। क्यों, क्योंकि भैया विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। तो नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। अब विशेषता पूरा क्लॉज बता रहा हो तो पूरा क्लॉज क्या कहलाएगा, एडजेक्टिवल क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, उसको अभी डिटेल में बताऊंगी मैं। अब यहाँ पे देखो, तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारा सेकंड क्लॉज आया उसमें ये जो वर्ब है अरेस्टेड, है ना, तो उस ये अरेस्टेड के लिए हमें देखना है बात किसकी चल रही है, थीप की चल रही है। किसकी चल रही है, थीप की। तो हमें ये देखना है कि ये अरेस्ट वर्ब का ये जो थीप है वो डूअर है या रिसीवर है। तो सिंपल सी बात है, थीप अरेस्ट करेगा या थीप अरेस्ट हो जाएगा, है ना, थीप अरेस्ट करेगा या थीप अरेस्ट होगा, है ना। थीप तो अरेस्ट नहीं कर सकता ना किसी को, पुलिस करती है अरेस्ट करने का काम, है ना। तो थीप अरेस्ट होगा। थीप इस वर्ब का, ये जो अरेस्ट वर्ब है, ये जो थीप है, ये अरेस्ट वर्ब का डूअर है या रिसीवर है। डूअर है इस वर्ब का या रिसीवर है। तो सिंपल सी बात है भैया, अरेस्ट होने का काम कौन करेगा, थीप करेगा। तो थीप क्या हो जाएगा, रिसीवर होगा, अरेस्ट होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमें किसकी जरूरत है इस क्लॉज में, इस क्लॉज में हमें जरूरत है एक रिसीवर की। और रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, whom आएगा। क्या आएगा, whom आएगा। ठीक है, फिर से बताती हूँ, है ना। ऐसे सिंपली आप रटने वाली कहानी होती, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अभी एक दो सेंटेंसेस बताऊंगी ना तो समझ में आएगा कि इस तरीके से आप क्यों नहीं कर सकते कि अच्छा ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट मिल गया, किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट लगाओ। तो इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको बताऊंगी तो ये कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको अभी ये देखने की जरूरत है कि जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, जिसको डिफाइन करने के लिए सारी कहानी लिखी गई है, जो सारी कथा लिखी गई है, उसका इस वर्ब से क्या रिलेशन है, आपको ये देखना है। क्या वो इस वर्ब का डूअर है, क्या वो इस वर्ब का रिसीवर है। अगर वो डूअर है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की। और अगर ये इसका रिसीवर होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो भी ह्यूमन बीइंग के केस में, है ना, ह्यूमन बीइंग का केस चल रहा है। अभी अपन हु और हुम की बात कर रहे हैं, विच की बात करेंगे वो थिंग्स के लिए आता है और एनिमल्स के लिए आता है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, चलो ओके। हाँ, फिर ये कहानी अब यहाँ पे हुम आ जाएगा। है ना, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हेड क्या है आपकी यहाँ पे, हेड क्या है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रही है ना। किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब बनने का। इसकी कहानी भी मैं डिस्कस करा चुकी हूँ आपको, है ना, मुझे जितना याद है मैंने कहानी डिस्कस करा दी है कि आपकी ये जो हैव की फॉर्म्स होती हैं, डू की फॉर्म्स होती हैं, वी की फॉर्म्स होती हैं, ये क्या होती हैं भैया, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती है ना। ये क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब बनने का भी काम करती हैं, है ना। जैसे मैं बात करूँ कि मैं लिखूंगी ही इज, जैसे आई एम टीचिंग, है ना, तो एम के साथ में, एम क्या है, वी की वर्ब फॉर्म है, एम के साथ ये टीचिंग आ रहा है, एनजी फॉर्म आ रहा है। तो जब ये किसी हेल्पिंग मेन वर्ब के साथ आती हैं तो क्या करती, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं। पर जब ये अकेले आएंगी तो ये क्या करेंगी, मेन वर्ब बनने का काम करेंगी। ठीक है, तो अब अपना सेंटेंस क्या बन चुका है, सेंटेंस हमारा बन चुका है, द सीनियर ऑफिशियल रिलीज द थीप whom you had arrested। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे किसकी जरूरत थी, whom की। अब सेम काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, ये आपका प्रोनाउन प्लस कंजक्शन दोनों का काम करेगा, है ना। जैसे हमने लास्ट सेंटेंस जो डिस्कस किया था ये,
तो ये जो आपका हु था ये भी सेम प्रोकंज का काम कर रहा था। प्रोकंज मतलब प्रोनाउन प्लस कंजक्शन का, यही काम है रिलेटिव प्रोनाउन का, यही काम है कि वो प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों बनने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोनाउन प्लस कंजक्शन दोनों बनने का काम करेगा। कैसे? प्रोनाउन किसकी जगह पे आ रहा है भैया? नाउन के लिए आ रहा है, नाउन की जगह पे ही आ रहा है तो क्या हो गया? प्रोनाउन बन गया। सिंपल सी बात है कि नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या काम कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। हुम क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। हुम क्या करता है? ऑब्जेक्ट ही बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जरूरत थी यहाँ पे तो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो हुम क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम हमारे प्रोनाउन करते हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया कि भैया ये क्या है? प्रोनाउन। क्यों, कैसे है प्रोनाउन? क्योंकि एक तो नाउन की जगह पे आ रहा है, स्थीप के लिए आ रहा है, और ठीक है इसमें भी नहीं कंफ्यूजन है। तो देखो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? काम कर रहा है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम तो प्रोनाउन ही करते हैं। क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरी बात, कंजक्शन बनने का कैसे काम कर रहा है? तो देखो जरा, ये क्या है आपका? ये आपका सब्जेक्ट था और ये क्या था? वर्ब, है ना। यहाँ पे भी आपका क्या है? ये वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, है ना। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब दो पेयर मिल गए, है ना। सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा पेयर मिल गया। तो मुझे समझ में आ गया दो क्लॉजेज हैं और दो क्लॉजेज को जोड़ने का भी काम कर रहा है। तो क्लॉजेज को जोड़ने का काम कर रहा है तो क्या हो गया? कंजक्शन, और नाउन की जगह पे आ रहा है तो क्या बन गया? प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करता है एक ही टाइम पे, या प्रोनाउन बनने का भी काम करेगा और साथ में कंजक्शन बनने का भी काम करेगा। कैसे कर रहा है कंजक्शन बनने का काम? तो सब्जेक्ट वर्ब कंजक्शन बनने का काम कैसे करेगा? तो कंजक्शन बनने का काम करेगा कि क्लॉजेस को जोड़ेगा। तो क्लॉज कहाँ से है? एक क्लॉज ये है, सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर मिल गया, एक क्लॉज ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर मिल गया। तो दो सब्जेक्ट वर्ब के पेयर मिल गए, दो क्लॉजेस है और दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये कहानी बहुत ज़्यादा ईजी थी, है ना। अभी एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, दो एग्जाम्पल और लेती हूँ, एक आप लोग करोगे, एक और करके बता रही हूँ, और फिर उसमें बताऊंगी कि कैसे कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। चलो ये वाला सेंटेंस, वी हैव अरेस्टेड द बॉय हु whom you said had stolen your wallet। है ना। इस सेंटेंस को एक बार अच्छे से पढ़ो, एक बार इसको ढंग से पढ़ो, है ना, और इसको समझो कि अच्छा हिंदी में इसका मीनिंग क्या है। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं? बस आंसर पे फोकस करते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं। तो एक और रीड करो इसको। अब इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? इस सेंटेंस की हिंदी होगी कि भैया वी हैव अरेस्टेड द बॉय हु whom you said had arrested your, सॉरी स्टोल्ड नहीं आएगा, स्टोलन, है ना, स्टोलन योर वॉलेट, है ना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, चुराना, ठीक है। सो इसकी हिंदी क्या है कि भैया वी हैव अरेस्टेड द बॉय, हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया, whom you said had arrested, whom you said had arrested stolen your wallet, है ना। हाँ, तो हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया है जिसको तुमने कहा था हाँ, जिसको तुमने, हाँ, अरे क्या कंफ्यूज हो गई मैं। वी हैव अरेस्टेड द बॉय, हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया है जिसको तुमने कहा था कि तुम्हारा वॉलेट चुराया है ना। हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया है
जिसको तुमने कहा था कि तुम्हारा वॉलेट चुराया है, जिसने तुमने कहा था कि तुम्हारा वॉलेट चुराया है। अब यहाँ पे देखो, है ना, ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो यू साइड है ना, इसका कोई भी जरूरत नहीं है, यू साइड का कोई भी रिलेशन नहीं है भैया। काम कहने वाला कौन है भैया, करने काम क्या हो रहा है कि हमने अरेस्ट कर लिया है ना, जिसने तुम्हारा वॉलेट चुराया, तो सिंपल सी बात है, तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया जिसने तुम्हारा वॉलेट चुराया था। अब इसकी क्या जरूरत थी कि तुमने कहा था कि तुम्हारा वॉलेट चुराया था, इसका क्या जरूरत है यहाँ पे, है ना, कि हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया है जिसने तुमने कहा था कि तुम्हारा वॉलेट चुराया है ना, हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया है जिसने जिसको तुमने कहा था कि तुम्हारा वॉलेट चुराया है। ठीक है, एग्जैक्टली इसका ये मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पे ये यू साइड की क्या जरूरत है भैया, हमने लड़के को अरेस्ट कर लिया जिसने तुम्हारा वॉलेट चुराया था, इसमें काम खत्म हो जाता। नहीं, तुमने कहा था कि तुम्हारा वॉलेट चुराया है, ये कहानी और लिखने की जरूरत थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है। अरेस्ट किसको किया है, लड़के को किया है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका, नाउन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यू सेड हैड स्टोलन योर वॉलेट, तो ये जो यू सेड है इसका कोई मतलब है क्या, है ना। ओके, अगर कोई मतलब भी निकलता तो सिंपल सी बात है, इस बॉय से तो कनेक्टेड रहता वो, तो क्या इस बॉय से सैड का कोई कनेक्शन है, इस बॉय के, है ना, क्योंकि इसी बॉय के लिए हमने ये पूरा क्लॉज लिखा है ना, तो हमें बस इससे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें इस बॉय से मतलब है। तो आप ये बताओ, यू सैड से इस बॉय का कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कैसे पता चलेगा मैम रिलेशन है कि नहीं है, देखो क्या डूअर है, क्या ये नाउन इस वर्ब का डूअर है, क्या ये नाउन इस वर्ब का रिसीवर है, नहीं है, सिंपल सी बात है। ये जो नाउन है इस सैड वर्ब का ना ही ये डूअर है और ना ही ये नाउन है इस सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इस बॉय का इस वर्ब से कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि इसकी जरूरत थी ही नहीं, इसकी जरूरत थी नहीं, ये बस हमें कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया। तो वो वाली बात थी ना कि हाँ ऑब्जेक्ट मिल गया तो सब्जेक्ट चाहिए तो ये लगा दो, अच्छा सब्जेक्ट मिल गया है तो ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये लगा दो। तो उसी के लिए मैंने बोला था कि आपको ये देखना है भैया, ये जो नाउन है इसका ये जो आगे आने वाली वर्ब है उससे क्या रिलेशन है। तो अब ये वाली बात हो जाएगी, हाँ तो दो वर्ब है, एक सैड है एक स्टोलन है, एक सैड है एक स्टोलन है, दो वर्ब हैं, तो भैया किससे क्या रिलेशन है, हमें यही देखना है ना। मैंने ये बोला था कि आप ऐसे पता करना कि ये जो नाउन दिया गया है जिसके लिए पूरी राम कथा लिखी गई है उस नाउन का आगे आने वाली वर्ब से क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि मैम यहाँ तो दो वर्ब हैं, यहाँ पे तो दो वर्ब हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वर्ब से रिलेशन। तो देखो वर्ब से रिलेशन है या नहीं, क्या ये सैड वर्ब का बॉय से कोई रिलेशन है, नहीं है। कैसे पता चला मैम आपको, देखो डूअर है या रिसीवर है, तो क्या इस सैड वर्ब का डूअर है बॉय, नहीं है। क्या ये सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है बॉय, नहीं है। अब स्टोलन का देखो कि क्या बॉय ये स्टोलन वर्ब का सब्जेक्ट है या स्टोलन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जिसने तुमने कहा था कि तुम्हारा वॉलेट चुराया है। ठीक है, तो बॉय ने क्या किया है भैया, स्टोल करने का काम किया है। इस स्टोल वर्ब का ये क्या है भैया, ये जो बॉय है वो क्या है भैया, वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ये जो बॉय है, हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया है जिसने क्या कर लिया था, तुम्हारा वॉलेट चुरा लिया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टोलन हमारी वर्ब है ना। स्टोलन वॉट का आंसर मिल गया, ये ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि स्टोल वर्ब का रिलेशन है बॉय से, है ना, स्टोल वर्ब का रिलेशन है बॉय से, और इस स्टोल वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया है, और स्टोल वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। अब किसकी जरूरत है भैया, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, ये जो बॉय है वो स्टोल वर्ब का क्या है, डूअर है भैया, क्या है, डूअर है ना। डूअर है या रिसीवर है, तो डूअर है। ये जो स्टील करने का, चोरी करने का काम किसने किया था, इस लड़के ने किया था। तो भैया इस चोरी करने का ये जो बॉय है वो डूअर है या रिसीवर है, तो सिंपल सी बात है डूअर है, तो डूअर के लिए क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, है ना। इतनी सी कहानी फिर से बताती हूँ, है ना। यहाँ पे दो वर्ब दी गई हैं, मैम आपने बताया था कि हमें देखना है कि ये जो नाउन है जिसके लिए पूरी कथा लिखी गई है उस नाउन का आगे आने वाली वर्ब से क्या रिलेशन है, हमें देखना है ना। और यहाँ पे दो वर्ब दे दी, हाँ ठीक है, दो वर्ब दे दी, तो हम देखेंगे कि इस नाउन का आगे आने वाली वर्ब से क्या रिलेशन है। तो इस वर्ब से कोई रिलेशन है क्या,
तो मैं बोलूँगी नहीं है, तो बोलोगे कैसे पता चला मैम कि नहीं है, तो देखो ज़रा कि क्या ये नाउन इस वर्ब का डूअर है, नहीं, क्या ये नाउन क्या ये नाउन इस वर्ब का रिसीवर है, नहीं, है ना, इस बॉय का ये सैड वर्ब से कोई भी रिलेशन है ही नहीं, है ना, इस नाउन का सैड वर्ब से कोई भी रिलेशन है ही नहीं, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। किससे रिलेशन है, इस वर्ब से रिलेशन है। चोरी करने का काम किया था भैया, उस लड़के को हमने पकड़ लिया जिसने तुम्हारा वॉलेट चोरी किया था ना, तो भैया इस लड़के का रिलेशन ये चोरी करने के काम से इस वर्ब से है। अब इस वर्ब का ये जो बॉय है वो है क्या आखिर, क्या वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो स्टील करने का काम कर रहा है, ये डूअर है, ये तो डूअर की जरूरत है, तो क्या लगा दिया, हु लगा दिया, ठीक है। इतनी सी कहानी है, इसको थोड़ा सा ढंग से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, ताकि आप वहां पे एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, नहीं तो ये एक और पेयर दिख जाता तो फिर और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, मैम ये क्या हो गया आखिर, है ना। हेड क्या है आपका, हेड आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, है ना, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी क्या है, ये भी वर्ब है ना। अब ये कहने को जाएगा मैम ये दो वर्ब एक साथ आ गई, ये वर्ब फिर ये हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब, है ना। अब एक्चुअली क्या रहता है, यू सेड दैट यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये केस अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये समझो कि हाँ भैया इस नाउन का किस वर्ब से रिलेशन है, जिस वर्ब से रिलेशन है, हमें तो इतनी सी कहानी पता करनी है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इतना सा पता करना है। कैसे पता चलेगा, ये जो वॉय है उससे जो आगे आने वाली वर्ब है उसका रिलेशन देखना है, तो इस वर्ब से ये रिलेटेड है, तो इस वर्ब का क्या ये डूअर है या रिसीवर है, तो इस वर्ब का ये डूअर है, तो किसकी जरूरत थी, सब्जेक्ट की जरूरत थी, तो सब्जेक्ट लगा दिया, काम वो करेगा। ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, काम वो वही करेगा जो वो करता है। क्या काम करता है, प्रोकंज बनने का, प्रोनाउन बनने का भी काम करेगा और कंज बनने का भी काम करेगा, है ना। प्लस लगाने की जरूरत नहीं थी, प्रोकंज एक साथ लिख देते हैं, है ना। तो प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों बनने का काम करेगा। कैसे ये कंजक्शन बनने का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर ये हो गया, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब और ये सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे तो हमें और दो पेयर देखने को मिल गए। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्लॉजेस को ऐड करने का काम कर रहा है, और क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा कंजक्शन करता है। तो ये कंजक्शन का तो काम कर दिया। कैसे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इसी नाउन के लिए आ रहा है ना। नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाले वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं, और ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का, है ना। अब ये वाली बात आई जाएगी, मैम ये सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है ना, अलग अलग है ये भले ही दो सब्जेक्ट एक साथ लिखे हुए हैं, पर एक ही वर्ब के दो सब्जेक्ट नहीं है ना, एक ही वर्ब के दो सब्जेक्ट नहीं है। ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, हु किस वर्ब का सब्जेक्ट है, इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट है। ये जो हु है वो इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये जो यू है ये साइड वाली वर्ब का सब्जेक्ट है। इसको लेके भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे रखा है मैंने आप लोगों के लिए, ये वाला, है ना। तो इसको आपको करना है। यहाँ पे भी ये जो ही थॉट है ना, ये बेफालतू में देके रखा है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देके रखा है। सिंपल सी बात है कि ये जो मैन है इसका रिलेशन बस इससे है, इस वाले सेक्शन से, इससे कोई भी मतलब नहीं कि तुमने जो सोचा, तुमने जो कहा, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है ना। तो इतने ही सिंपल रहते हैं, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। और अगर इनकेस नहीं, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो फिर से देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी, है ना। जैसे मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने आपको, कि मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी और एडजेक्टिवल क्लॉजेस पढ़ाऊंगी और एडजेक्टिवल फ्रेजेस पढ़ाऊंगी, है ना। अब ये सुनने में वर्ड्स ऐसे लगते हैं, अरे ये क्या बोल दिया, एडजेक्टिव क्लॉजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, क्योंकि माइंड हमारा ऐसा है कि हम कोई भी नई चीज़ ना सीखना ही नहीं चाहते। मतलब हमारा माइंड ये रहता है, अरे ये तो बहुत बहुत टफ चीज़ है यार, ये तो समझ में नहीं आएगी, इस तरीके से हमारा माइंड सेट रहता है ना। लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट अगर सुनोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्या पढ़ने वाले हम, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिवल फ्रेजेस एंड एडजेक्टिवल क्लॉजेस, है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है ना। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। तो एक कोई वर्ड हो सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात। पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहे हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहे हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे, है ना। या तो हम उनको फ्रेज बोल सकते हैं या तो हम उनको क्लॉजेस बोल सकते हैं। हम कैसे पता चलेगा फ्रेजेस है या क्लॉजेस है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको दिया गया है उसमें अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर मिल गया तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिवल क्लॉज बन गया, है ना।
पर नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें हमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, है ना। तो इतनी सी बात है। अभी ये यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊंगी तो उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी क्या, एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज अ सिंगल वर्ड दैट डिस्क्राइब और प्रेजेज अ नाउन, है ना, जो क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, सिंगल कोई वर्ड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होगा, एन एडजेक्टिवल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड डज नॉट इंक्लूड अ वर्ब, है ना, इसमें कोई वर्ब नहीं आती, वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट भी आएगा, है ना, मैंने बोला था कि वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ आता है ना, लेकिन कंपल्सरीली उसको मैं बोलूंगी कि जैसे मैंने आपको कहानी बताई क्या, कि जो वर्ब है वो अपने साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को लेके आता है, ठीक है, पर क्या है कि सब्जेक्ट क्या है, उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, और ये बस फ्रेंड है ना, तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको वर्ब के साथ सब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्जेक्ट शायद ना मिले, है ना, ये वाली बात है कि वर्ब सब्जेक्ट भी लेता है ऑब्जेक्ट भी लेता है, लेकिन हर एक केसेस में आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वर्ब अकेली आएगी अपने सब्जेक्ट के साथ में, वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करता है, भैया इसके बिना तो मैं नहीं जाऊँगी, है ना, इसके बिना तो मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो वर्ब हमेशा अपनी सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिवल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, सिंपल सी बात है कि किसी चीज को क्वालिफाई करने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स की अगर हमें जरूरत पड़े तो वो क्या, या तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएंगे, वो एडजेक्टिवल क्लॉज हो जाएंगे। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर मिल गया तो क्या बन गया, वो बन गया हमारा एडजेक्टिवल क्लॉज। लेकिन वहां पे अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं मिला तो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाएगा। तो एन एडजेक्टिवल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन, है ना, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होगा, एडजेक्टिवल क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देखो जरा ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आया, सिंपल सी बात है, नाउन को क्वालिफाई करना इनका काम है, एंड इंक्लूड बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, है ना, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों देखने को मिल जाएंगे, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, क्लॉज, क्लॉज मैंने बताया था कि क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके पास खुद का अपना सब्जेक्ट और मेन वर्ब होगा, ये मेरा बोलना था कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके पास खुद का सब्जेक्ट भी होगा और मेन वर्ब भी होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो क्लॉज किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है, वो क्लॉज किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एडजेक्टिवल क्लॉज बोल देंगे। पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर एक नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं, पर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई पेयर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए थे ना, ये सब क्या थे, ये सब हमारे ये एडजेक्टिवल क्लॉज थे, ये सब क्या है, क्योंकि सब में हमें क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर मिल रहा है ना, और सब क्या कर रहे हैं, ये हमारे नाउन को ही क्या कर रहे हैं, ये हमारे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आए, है ना। ये जो नाउन है इसी को क्वालिफाई करने के लिए ये पूरा लिखा गया है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा गया, और यहाँ पे हमें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर भी मिल रहा है। तो सब्जेक्ट वर्ब का पेयर मिल गया और ग्रुप ऑफ वर्ड्स से जो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिवल क्लॉज कहलाएगा। क्लॉज ही क्यों कहलाए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं मिलता तो क्या कहलाता, ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता, ठीक है। हाँ, तो सिंपल सी डेफिनेशन जो रिलेटिव प्रोनाउन की आती है, क्या आती है भैया, कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम आते हैं भैया, किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्लॉज लिखते हैं, है ना। क्या करते हैं भैया, रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्लॉज लिखते हैं। कौन सा क्लॉज, वो एडजेक्टिवल क्लॉज, है ना, किसी नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिवल क्लॉज ये लिखने के लिए काम आते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे थे हम। देखो थोड़ा सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं, सेंटेंसेस की हेल्प से एकदम क्लियरली यहाँ पे पता चलेगा। क्या लिखा है, शी चूज अ वेल्दी मैन, है ना, कि उसने किसको चूज किया भैया, एक वेल्दी मैन को चूज किया। ये वेल्दी वर्ड क्या कर रहा है, ये जो नाउन है मैन को इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। मैन कैसा था, वेल्दी मैन था। मैन कैसा था, स्मार्ट था। मैन कैसा था, हैंडसम था ना। तो सिंपल सी बात है, इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, है ना। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखो क्या लिखा है, शी चोज द मैन हैविंग ब्लू आईज, है ना। तो ये जो हैविंग ब्लू आईज यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये किसके लिए लिखा है, इसी मैन के लिए तो लिखा है। क्वालिटी तो बता रहे हैं इस मैन की, भैया वो मैन जिसकी ब्लू आईज थी, है ना, वो मैन जो जिसकी ब्लू आईज थी, है ना। शी चूज द मैन हैविंग ब्लू आईज, किसके पास क्या थी भैया, ब्लू आईज थी। सेकंड थर्ड देखो, शी चूज द मैन हु वॉन द रेस,
तो ये जो पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा है, ये क्या एडजेक्टिवल क्लॉज है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब मिल गया है, सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर मिल गया है, और सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर मिल गया है। और काम क्या कर रहा है ये पूरा क्लॉज? इस मैन को डिफाइन करने के लिए आया, इस मैन को क्वालिफाई करने के लिए आया है ना। सो इस तरीके से जो हमारे एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिवल क्लॉज होते हैं, सिंपल सी बात है ना। अगर इस मैन को डिफाइन करने के लिए पूरा सेंटेंस हमने लिख दिया है, उस सेंटेंस में हमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर देखने को मिल रहा है ना। सेंटेंस नहीं बोलूंगी मैं, ये बोलूंगी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दिया है ना। इसी मैन के लिए लिखा गया है भैया कि भैया शी चूज द मैन। कौन सा मैन था भैया? हु वोन द रेस, है ना। उसको समझ नहीं आ रहा था कौन से लड़के को चूज करूंगा ना। उसने बोला जाओ 1000 जाओ जरा 100 मीटर दौड़ के आओ, जो जल्दी दौड़ के आएगा उसको चूज कर लूंगा, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसने लड़कों को रेस के लिए भेज दिया ना। या फिर मैम ने बोला कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसको मैं मॉनिटर बनाऊं, तुम लोग एक काम करो, तुम रेस करो, है ना, जो पहले आएगा उसको मॉनिटर बना दूंगी, ठीक है। सो इसी तरीके से शी चूज द मैन हु वॉन द रेस, है ना। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने लिखा है, इसी मैन के लिए लिखा है, इसी मैन को क्वालिफाई करने के लिए, इसी मैन को डिफाइन करने के लिए, इसी मैन की जानकारी देने के लिए हमने इतना सारा लिखा है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा क्लॉज है। क्यों? सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिल रहा है, और जब हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब का हमें पेयर मिलता है और वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए लिखा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिवल क्लॉज। तो ये क्या है आपका? ये है आपका एडजेक्टिवल क्लॉज, है ना। यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कोई पेयर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट और वर्ब का हमें यहाँ पे पेयर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है आपका? ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। और ये क्या है आपका? ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। सो इतनी सी कहानी रहती है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ टफ ऐसी चीज़ नहीं है, इतनी सी कहानी रहती है कि एडजेक्टिव क्या भैया? कोई एक सिंगल वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे, ठीक है। एडजेक्टिवल क्लॉज क्या, है ना? कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसी मैन के लिए लिखा गया है, इसी मैन को क्वालिफाई करने के लिए लिखा गया है, इसी मैन के बारे में बताने के लिए लिखा गया है। और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर मिल गया तो वो क्या बन जाएगा? वो क्लॉज बन जाएगा, एडजेक्टिवल क्लॉज बोल देंगे। पर अगर उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर हमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं मिल रहा तो वो क्या बन जाएगा? वो एडजेक्टिवल क्लॉज बन जाएगा। तो ये पूरा जो सेक्शन है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? वो यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज बनने का काम कर रहा है, ठीक है। सो हमने रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया, हु और हुम का केस देखा, विच और दैट का रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अभी के लिए हम इसको इतना रखते हैं। वो जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है, और आप लोग चाहो तो उसको आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। आई होप जो समझ आया, जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। और जो भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, जो भी डिस्कस कराया है, इसके अगर आपको PDF चाहिए, है ना, तो जो टेलीग्राम चैनल है वो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जो भी डिस्कस कराया है, वो सब वहाँ पे शेयर होता है PDF फॉर्मेट में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।